कौशाम्बी के पास भद्रवती नाम का एक गांव था। भद्रवती में भद्रवतीय श्रेष्ठी नाम का एक श्रेष्ठी रहता था। एक बार वह नगर गंभीर प्लेग की चपेट में आ गया। भद्रवती ने अपना नगर छोड़ा और अपनी पत्नी और पुत्री के साथ कौशाम्बी आ गया। उसकी बेटी का नाम सामा था। वह बहुत ही बुद्धिमान थी। कौशाम्बी में घोषित नाम का एक श्रेष्ठी रहता था। वह गरीबों के लिए एक भंडारा चलाता था। कौशाम्बी पहुंचने के बाद भद्रवती की पुत्री वहां भोजन लेने गई। पहले दिन उसने 3 लोगों का भोजन लिया, दूसरे दिन 2 लोगों का और तीसरे दिन सिर्फ एक आदमी का भोजन लिया। भंडारे के व्यवस्थापक ने यह देखकर उस लड़की के साथ व्यंग किया। आज जाकर तुमको अपने पेट की भूख की सही सही जानकारी हुई है। सामा उदास थी। उसने उत्तर दिया, भाई ऐसी बात नहीं है। पहले दिन माता पिता जीवित थे, अतः 3 थाली भोजन लिया। कल सिर्फ माँ जीवित थी, अतः सिर्फ 2 थाली भोजन लिया। आज मैं अकेली हूँ, अतः मैंने सिर्फ एक भोजन लिया। व्यवस्थापक को सामा पर दया आ गई। अनाथ देखकर उसने सामा को अपने पास रख लिया। सामा ने देखा कि भंडारे में भीड़ का नियंत्रण ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, अतः उसने आने वालों की पंक्ति अलग बनवा दी और जाने वालों की पंक्ति अलग। इससे पूरी की पूरी अव्यवस्था समाप्त हो गई। उसी समय भंडारे का मालिक घोषित श्रेष्ठी आया। उसने व्यवस्था देखी तो सामा से बहुत प्रभावित हुआ। उसने सामा को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। चूँकि सामा ने एक घेरा बनाया था और उसका नाम सामावती हो गया, इसलिए सामावती बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। एक दिन राजा उदयन सवारी पर निकले और रास्ते में उनकी नज़र सामावती पर पड़ी। सामावती को देखते ही वे उस पर अनुरक्त हो गए। अपने अनुचरों को सामावती के पिता घोषित श्रेष्ठी के पास यह कहने के लिए भेजा कि सामावती को राजमहल में भेज दिया जाए। घोषित श्रेष्ठी ने इसे सुना और उसे लगा कि उसकी प्रतिष्ठा पर आँच आने वाली है, अतः उसने सामावती को नहीं भेजा। राजा आग बबूला हो गया। उसने अपने सिपाहियों को श्रेष्ठी का सर्वस्व नाश करने के लिए भेज दिया। उसने घर के बाहर ताला लगा दिया। तब सामावती ने अपने पिता से कहा कि वह राजमहल जाएगी। घोषित ने मना कर दिया, पर सामावती ने अपने पिता को आश्वासन दिया कि वह उसकी प्रतिष्ठा पर जरा भी आँच नहीं आने देगी, अतः वह उसे राजमहल जाने दें। घोषित मान गया। तब वह राजमहल में पटरानी बनकर पहुंच गई। समय बीतता है। राजा एक अन्य स्त्री मागधी पर मोहित हो जाता है। वह एक ब्राह्मण की पुत्री है तथा बुद्ध से घृणा करती है। उसके पिता ने कुछ समय पहले शाक्य मुनि के सम्मुख प्रस्ताव रखा था कि वे मागधी के साथ विवाह कर लें। तब तथागत ने उसे समझाया था कि मार तीनों पुत्रियां तन्हा, सूरति तथा राग मिलकर भी उन्हें आकर्षित नहीं कर सकें। उनके सामने तुम्हारी बेटी एक पात्र की तरह है जिसमें मल मूत्र रख दिया गया है और उसे बाहर से रंग दिया गया है। अब मेरे मन में किसी प्रकार की काम इच्छा नहीं रह गई है। ऐसा सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी के अंदर का प्रकाश जाग उठता है। दोनों प्रव्रज्ञा ग्रहण कर बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। अपनी पुत्री को उसके चाचा चुल्ल मगधी को सौंपकर दोनों बुद्ध संघ में शामिल हो जाते हैं। बाद में चाचा मागधी उसे राजा उदयन को सौंप देता है। बुद्ध कौशाम्बी आते हैं। बहुत सारे लोग उनका प्रवचन सुनने आते हैं। उसमें सामावती की दासी खज्जुतारा भी होती है।
वह श्रोतापन्न है। वह प्रतिदिन तथागत का प्रवचन सुनती है और फिर राजमहल में जाकर रानी को भी प्रवचन सुनाती है। अब वह धर्म प्रचारक की भूमिका निभाने लगी है। खज्जुतारा से धर्म प्रवचन सुनकर सामावती और उसकी दासियों की प्रबल इच्छा है कि वे बुद्ध को एक दिन राजमहल में आमंत्रित करें। बुद्ध वहाँ पधारें और उन्हें धर्म प्रवचन दें। सामावती राजा से इस हेतु आग्रह के लिए उचित अवसर की तलाश में है। इस बीच उसने महल में एक झरोखा बनवा लिया और उस झरोखे से वह और उसकी दासियां बुद्ध के दर्शन करने लगीं। मागधी ने राजा से इसकी शिकायत की। राजा की बात गहराई में गया और पाया कि मागधी की शिकायत का कोई आधार नहीं था। अतः वह सामा से प्रसन्न हुआ और बुद्ध से आग्रह कर प्रतिदिन बनते आनंद के आकर प्रवचन देने की व्यवस्था करा दी। वे रानी और उसकी दासियों को प्रतिदिन धर्म प्रवचन देने लगे। मागधी अपने षड्यंत्र में विफल रही, अतः उसने एक और योजना बनाई। राजा को जब सामावती के महल में विश्राम के लिए जाना था तो वह भी साथ गई। राजा की बांसुरी में एक सांप छिपा दिया और उसे फूल से बंद कर दिया। राजा जब गहरी नींद में था तो उसने फूल हटा दिया और चिल्ला उठी, सांप सांप सांप। राजा चौंक कर उठ गया। उसे सामने सांप दिखा। अब उसे मागधी के कथन पर विश्वास हो गया कि सामावती ने उसे मारने की योजना बनाई थी। उसने सामा और उसकी दासियों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया और मारने के उद्देश्य से उन पर तीर चला दिया। यद्यपि राजा एक बहुत ही धुरंधर तीरंदाज था, पर इस बार उसके तीर का उन स्त्रियों पर कोई असर नहीं हुआ। उसका वार विफल हो गया। मागधी ने एक बार फिर षड्यंत्र रचा। उसने अपने चाचा चुल्ल मागधी के साथ मिलकर उस महल में आग लगवा दी जिसमें सामा रहती थी। सामा और उसकी सभी दासियां आग में झुलस कर मर गईं। राजा को सामा के मरने का बहुत दुख हुआ। उसे लगा था कि मागधी ने ही उसे मरवाया था, लेकिन इसकी सत्यता जानने के लिए उसने मागधी से कहा, जब तक सामा जीवित थी मुझे भय बना रहता था कि कभी न कभी मुझे मरवा देगी। अच्छा ही हुआ कि वह मर गई। निश्चय ही कोई है जो मुझे बहुत प्रेम करता है, उसी ने यह करवाया होगा। मागधी राजा की बातों से बहुत खुश हुई। उसने राजा को बता दिया कि उसने ही सारी योजना कार्यान्वित की थी। राजा ने ऐसा दिखाया कि मानो वह बहुत खुश हुआ हो। उसने मागधी के सारे रिश्तेदारों को आमंत्रित किया कि वह उनको पुरस्कार देना चाहता था। वे सभी आए, उनमें उसका चाचा भी था। उनके आने पर राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, सभी को गिरफ्तार कर लो और कमर तक जमीन में गाड़ दो। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। रानी चीखती चिल्लाती रही। उसे तथा उसकी सारी दासियों को जलाकर मार दिया गया। भिक्षुओं ने रानी के अंतःपुर को जलते हुए देखा और बुद्ध को इस बारे में बताया। उन्होंने शास्ता से पूछा कि सामावती की क्या गति हुई। तब शाक्य मुनि ने उन्हें बताया, जल जाने वाली उपासिकाओं में कुछ श्रोतापन्न थीं, कुछ सक्रागामी थीं तथा कुछ अनागामी थीं। उनकी मृत्यु बेकार नहीं गई है। शास्ता ने शिष्यों को समझाया कि प्रमाद करना मरण का लक्षण है और अप्रमाद जीवन का।